नमस्कार बच्चों, देखिए अब अगला वीडियो आपका, जैसा कि हमने इसके पहले गद्य विधाएँ जो हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएँ हैं, इसके बारे में बताना स्टार्ट किया है कि जो पहला आप सब गद्य विधाओं के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे। अब धीरे धीरे जो है एक एक जो विधा है उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि इसके पहले वाले में आपने निबंध पढ़ा, निबंध जो विधा है, निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध कब किस युग में प्रकाशित हुआ था, कब लिखा गया था, कौन कौन से कवियों ने निबंध लिखा है, ऐसा आपने अगले वाले वीडियो में देखा। अब इस वाले वीडियो में आपका है हिंदी कहानी उद्भव और विकास। निबंध है आपका, ये विधा है आपकी कहानी तो पढ़े होंगे ना, बड़ा मनोरंजन, बड़ा अच्छा लगता है। अगर किसी को सिलेबस पढ़ने के लिए कह दिया जाए कि आप लगातार 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहिए, नहीं पढ़ेंगे। अगर किसी प्रेमचंद, जहाँ की यहाँ तक कि हम अपने अनुभव की बात करते हैं कि एक कहानी की बुक मिल जाती थी, बचपन से ही थोड़ी सी आदत है कि उसमें अगर आपको पूरा दिन दे दिया जाता था कि पढ़िए, तो उसको पढ़ते रहे। मतलब उसमें ऐसी रोचकता है कि वो आपको खिंचती है, वो आपको जाने ही नहीं देती। वो एक ठो नशा, अगर ऐसा पढ़ाई में भी नशा हो जाए, अगर किसी शिक्षा में या किसी सीखने के प्रति ऐसी अगर जिज्ञासा हो जाए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता सफलता के लिए। जैसा कि हमने देखा है कि कहानी पढ़ते हैं, जैसा कि सीरियल देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, जिसमें क्या होता है, पहला कहानी देखते हैं, इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये जिज्ञासा बनी रहती है। शायद अब तो मोबाइल हो गया है, बैक टू बैक आप देखते रहें। पहले तो इंतज़ार करते थे कि अगले दिन क्या होगा, लेकिन अब नहीं है। अब तो ये कहानी जैसा है कि आप बैक टू बैक देखते रहिए जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, जब तक उसके कहानी का जो लक्ष्य है वो समाप्त ना हो जाए, मिल ना जाए। कभी किसी कहानी का जब लास्ट जो होता है वो सुखांत या दुखांत, अगर सुखांत होता है वो कहानी बड़ी रुचिपूर्ण लगती है, अगर दुखांत होता है तो वो कहानी थोड़ा सा अलग सी लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर कहानी का जो लास्ट है वो कैसा होना चाहिए, सुखांत होना चाहिए। और आप देखते हैं, देखिए कहानी जो है, कहानी की परिभाषा सभी कवियों ने अपने अपने तरीके से दी है। एडगर एलन पो ने परिभाषा दी है कहानी की, कहानी रसोद्रेक करने वाला ऐसा आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। मतलब क्या है इसका कि ये ऐसा आख्यान है एक ही बैठक में, मतलब एक ही बार पढ़ने में, इसमें ऐसा रसोद्रेक, मतलब रस की भावना है, ऐसा आकर्षक है कि रस पैदा करता है कि जो एक ही बैठक में, मतलब एक ही बैठे आप इसको पढ़ा जा सके पूरी कहानी। क्योंकि ये रुचिकता, हमारा ये जो रोचता है वो बढ़ती जाती है ना। कहते हैं कि इसके बाद क्या होगा, ऐसा रुचिपूर्ण कहानी होता है कि कहानी एक रसोद्रेक, रस को उत्पन्न करने वाला एक ऐसा आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। ये एडगर एलन पो की कहानी की परिभाषा है। अब देखिए H.G. वेल्स ने कहानी के लिए इन्होंने परिभाषित किया कहानी को कि कहानी तो बस वही है जो लगभग 20 मिनट में साहस और कल्पना के साथ पढ़ी जाए। देखिए इन्होंने भी कहानी के लिए यही कहा कि कहानी तो बस ऐसा नहीं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ बाऊ चाहे ऐसे समझने के लिए पढ़ते हैं तो 5-5 मिनट के लिए प्यास लगती है, 5-5 मिनट में वहाँ से भागने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन कहानी तो एक ऐसा है जो लगातार, मतलब लगभग 20 मिनट में साहस और कल्पना के साथ पढ़ी जाए, ऐसा मतलब कहानी में रस है। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद, जिसे कथा सम्राट भी कहा गया है, मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा गया है। इन्होंने कहानी एक ऐसा उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल और बेलें सजी हुई हैं, जो कहते हैं कि एक ऐसा बगीचा ही नहीं है, मतलब कि एक ऐसा उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल और बेलें सजी हुई हैं, बल्कि एक ऐसा बागीचा है जिसमें एक ही गमले का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। ऐसा मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के लिए परिभाषा दी है। जैसा कि देखते हैं इसका उद्भव और विकास। कहानी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है। यद्यपि गप किस्से के रूप में कहानी का जन्म प्राचीन काल से ही हो चुका था। जैसा कि जिसे कहते हैं कहानी कल्पना भी होती है, कहानी में सत्यता पर भी आधारित नहीं होती है, कल्पना कहा गया, गप पर आधारित है। और ऐसा कहते हैं कि ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन हिंदी साहित्य में इसका विकास आधुनिक काल से ही माना जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं इसका विकास कि इसमें जो है तत्व उद्देश्य, कहानी स्वरूप तत्व और उद्देश्य की दृष्टि से प्रौढ़ और विकसित हुई। कहानी को
परिभाषित करते हुए एडगर एलन पो ने कहा कि कहानी तो रसोद्रेक करने वाला ऐसा आख्यान है, जैसा कि हमने परिभाषा भी बता दी। यह स्पष्ट है कि कहानी को अनेक दृष्टियों से परिभाषित किया जा सकता है। जैसा हम लोग सोचते हैं, जैसे कि हम भी अपनी कहानी को, जैसा सभी कवियों ने, ऐसा नहीं कि इन्होंने एक कहानी पर ऐसा कहीं लिखा था उसके अनुसार, सभी ने अपने अनुसार, जैसे हम भी किसी चीज़ पर क्या सोचते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, अपना अनुभव व्यक्त करेंगे, उसी को कहते हैं उन्हीं के अनुसार, इन कवियों के अनुसार हम कहानी को क्या कहते हैं। हम कहानी पढ़ेंगे, हमारे अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसा विचार हम अपने परिभाषा कहानी की अपने तरीके से देते हैं। ऐसे ही कवियों ने अपने अपने अनुसार अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। इन्होंने कहा, देखिए कि यह स्पष्ट है कि सघन सीमित कथानक, गतिशील संवाद और सघन वातावरण, योजना, रोचकता, स्वाभाविकता कहानी की मूलभूत विशेषताएं हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर श्री कृष्ण, देखिए इसमें जो होता है कहानी का जो मुख्य होता है कि कथानक, गतिशील संवाद, वातावरण, कथानक, गतिशील संवाद, कथानक, गतिशील संवाद, इसमें देखे हैं कि कहानी में जो कथानक होता है इसमें गतिशील संवाद होता है, सघन वातावरण, योजना, रोचकता, सघन वातावरण, रोचकता, योजना, जैसे कि है कथानक, गतिशील संवाद, सघन वातावरण, रोचकता और है योजना, स्वाभाविकता कहानी की मूलभूत विशेषताएं हैं। ये जो है कहानी की मूलभूत विशेषताएं हैं। और इसमें जो है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने कहानी के संबंध में अपना मत प्रकट करते हुए कहा है कि आधुनिक कहानी साहित्य का वह विकसित कलात्मक रूप है जिसमें लेखक अपनी कल्पना शक्ति के सहारे, जिसमें लेखक अपनी कल्पना शक्ति के सहारे कम से कम पात्रों अथवा चरित्रों के द्वारा कम से कम घटनाओं के प्रसंगों की सहायता में मनोवांछित कथानक, चरित्र, वातावरण, दृश्य अथवा प्रभाव करता है। पाश्चात्य साहित्य के विद्वान इसमें है, देखिए आगे कि प्रभाव की एकता कवि ने कहा है कहानी में कि इसके आगे आपने देखिए कि श्री कृष्ण लाल ने कहानी के संबंध में अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि आधुनिक कहानी साहित्य का वह विकसित कलात्मक रूप है जिसमें लेखक अपनी कल्पना शक्ति के सहारे कम से कम पात्रों अथवा चरित्रों के द्वारा कम से कम घटनाओं और प्रसंगों की सहायता से मनोवांछित कथानक, चरित्र, वातावरण, दृश्य अथवा प्रभाव करता है। और पाश्चात्य साहित्य विद्वान ईसन बोन के अनुसार, ये पाश्चात्य साहित्य विद्वान हैं ईसन बोन के अनुसार, और ये पाश्चात्य विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वान ईसन बोन के अनुसार, देखिए पाश्चात्य विद्वान ईसन बोन के अनुसार इन्होंने कहानी के लिए कहा कि प्रभाव की एकता, कथानक की श्रेष्ठता, की घटनाओं के प्रधानता, एक प्रधान पात्र तथा किसी एक समस्या का समाधान नाम के 5 गुण किसी भी कहानी में अपेक्षित हैं। वास्तव में कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। जैसा कि देखा गया है कि इन्होंने कहा कि कहानी
की समस्त विशेषताओं को समन्वित करते हुए डॉक्टर गुलाब राय ने कहा कि छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण कहानी है जिसमें एक दिन या एक प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटनाओं का आवश्यक परंतु कुछ कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन हो। अब देखिए कथानक, कहानी का मुख्य जो होता है कथानक, कथानक क्या होना चाहिए? कथानक कहानी का जो मुख्य होता है, इसमें जो को कथा वस्तु अथवा अंग्रेजी में प्लॉट कहा जाता है। कहानी में उसका वही महत्व है जो शरीर में अस्थियों का है। कथानक संपूर्ण कहानी को दिशामूलक अनुमति प्रदान करता है। जो रिचर्ड्स ने कहानी को सृजनात्मक साहित्य का बीज मानते हुए वस्तु तत्व को अत्यंत महत्व दिया है। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने कथानक के प्रख्यात उत्पाद और मिश्रित नामक 3 प्रकार माने हैं। स्वरूप की दृष्टि से कहानी की घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान और वर्ण प्रधान 4 प्रकार होते हैं। जैसा कि देखिए इसमें जो कथानक के प्रकार होते हैं वो घटना प्रधान होता है। इसमें घटना प्रधान, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और इसमें देखा गया है कि भाव प्रधान और वर्णन प्रधान। भाव प्रधान, भाव प्रधान व वर्णन प्रधान, वर्णन प्रधान। कथानक में देखिए 4 प्रधान माने जाते हैं कि अक्सर देखा गया घटना प्रधान होना चाहिए। इसमें कवि कहते हैं कि ये वर्णन 4 प्रधान प्रकार के होते हैं। कथानक के विकास की 5 अवस्थाएं मानी जाती है। आरंभ रोचक होना चाहिए, आरोह में प्रमुख पात्र की मानसिक का विकास होना चाहिए, दिखाना चाहिए। चरम स्थिति या अंतर्गत कहानी की रोचकता में लक्षण भर के लिए स्तब्धता आ जाती है। चरम स्थिति या समाधान भी आरोह है तथा अंत में कहानी का परिणाम निहित रहता है। कथानक में संक्षिप्तता और घटनाओं की परस्पर संबद्धता भी आवश्यक है तथा कहानी का शीर्षक सुंदर, रोचक और स्वाभाविक होना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि जो कहानी का जो शीर्षक होना चाहिए, शीर्षक जो होता है वो कैसा होना चाहिए? रोचक होना चाहिए। शीर्षक जो होता है रोचक, जैसे कहानी का नाम दे दिया गया, कोई अच्छा नाम दे देते हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए आखिर में इस कहानी में क्या होता है, इसको पढ़ने में रोचकता दिखाते हैं। जैसे कहानी का थोड़ा सा नाम अगर मन मुताबिक नहीं होता है तो लोग पढ़ते नहीं, उसको देखते भी नहीं हैं। इसलिए जो उसका नाम रखना चाहिए वो रोचकपूर्ण, क्योंकि वो क्या करे, पाठक को क्या करे, अपनी तरफ खींचे। ऐसा उन्होंने कहा कि जो शीर्षक होना चाहिए, वो जो शीर्षक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? रोचकपूर्ण होना चाहिए, रोचकपूर्ण होना चाहिए। जो शीर्षक, जो नाम दिया जाता है कहानी का, वो रोचकपूर्ण होना चाहिए। चरित्र कहानी का महत्वपूर्ण अंग है। कुशल कहानी लेखक पात्रों के जीवन को गति प्रदान करने वाली या उनमें परिवर्तन लाने वाली घटनाओं को कलात्मक रूप प्रदान करता है। चरित्र कहानी का जो होता है प्रमुख अंग होता है। चरित्र जैसे नायक का चरित्र, जिस पर हम कहानी लिखते हैं, जिसकी कहानी बनती है, उसमें जो चरित्र होता है, जो नायक या नायिका होता है, वो कैसा होना चाहिए? प्रमुख होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए। और कहते हैं कि वो चरित्र जो होता है कहानी का मुख्य अंग भी होता है। कहानी का जो मुख्य अंग है वो चरित्र ही है। अब देखिए आगे है कि इसमें जो मानवीय संघर्षों व युग जीवन के प्रतीक पात्रों को ही अपनी कहानियों में अंकित करता है। डॉक्टर श्री कृष्णलाल का कहना है कि कहानी में उपन्यास की भांति किसी चरित्र का अनेक कार्यों और प्रसंगों के बीच में यथाविधि विस्तृत चित्रण संभव ही नहीं है। इसलिए कहानी का केंद्र बिंदु चरित्र चित्रण नहीं हो सकता। कहानियों में निसंदेह चरित्र चित्रण का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार रंग, स्वास्थ्य आदि गुणों से युक्त मुख्य व्यक्ति हमें लुभाने की क्षमता नहीं रखता, उसी प्रकार कहानी में चाहे कितने ही गुणों का समावेश क्यों न हो, पर जब तक पात्रों का चरित्र चित्रण नहीं होता तब तक कहानी का प्रभाव
पाठकों पर स्थायी रूप से नहीं पड़ता। इसलिए एक विचारक ने यह माना है कि कहानी रूपी दर्पण में चरित्र की छवि छाया हमें अमरत्व के लिए कहानी को इस बात पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए कि संवाद पात्रानुकूल, सरल, शिष्ट, लाक्षणिक व प्रभावपूर्ण भाषा में हो। संवाद लघु अभिनयात्मक हो, क्योंकि यथार्थ जीवन में दो चार व्यक्तियों में बातचीत होने लगती है तो एक ही व्यक्ति बहुत देर तक नहीं बोल सकता। बीच बीच में संवाद को सजीव बनाने के अभिप्राय या तो बोलने वाला या बोलते बोलते कुछ क्षण के लिए रुक जाएगा अथवा परिस्थिति के अनुरूप पहले ही बात काटकर दूसरा स्वयं बोल उठेगा। इस प्रकार के व्यवधान स्वाभाविकता का अच्छा उदाहरण उपस्थित करेंगे। जैसा कि लिखा है कहानी में आपने कि उपन्यास के स्वदस कहानी में देश काल और वातावरण का चित्रण अवश्य किया जाता है। जो उपन्यास या कहानी जो होती है उसमें देश काल और चित्रण, जो चरित्र चित्रण का अक्सर प्रयोग किया गया है कि वातावरण का चित्रण अवश्य किया जाता है। ये तथा कुशल कहानीकार अत्यंत संक्षेप में ही घटना व पात्रों से संबंधित स्थान, काल व वातावरण का चित्रण अवश्य करता है। न केवल ऐतिहासिक कहानियों में बल्कि सामाजिक कहानियों में भी देश, काल व परिस्थितियों का चित्रण अपेक्षित है। साथ ही कहानी में वातावरण भौतिक व मानसिक दोनों ही प्रकार का होता है और वातावरण का समग्र प्रभाव भी अनेक कहानियों में दृष्टिगोचर होता है। कहानी के तत्वों में भाषा शैली का अत्यधिक महत्व है। फोकाक नामक एक पाश्चात्य विचारक के अनुसार कहानी का प्रत्येक भाग प्रसंगानुकूल व उचित होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक शब्द, शब्द समूह और वाक्य का कथा वस्तु, पात्र या वातावरण से संबंधित होना आवश्यक है, जिससे कि कहानी पढ़ने के पश्चात हमें ऐसा प्रतीत हो कि यदि हम किसी एक भी पंक्ति को छोड़ जाते तो कहानी ही अपूर्ण रह जाती। सामान्यतः कथा वस्तु के प्रकार भेद के अनुसार भाषा शैली में भी विभिन्नता दिख पड़ती है। हमें हिंदी कहानियों में बोलचाल की भाषा, गंभीर व परिष्कृत भाषा और अलंकृत तत्सम भाषा दृष्टिगोचर होती है। साथ ही कहानी लेखन की वर्णनात्मक प्रणाली, आत्मचरित्र प्रणाली, संलाप, कथोपकथन प्रणाली, पत्रात्मक प्रणाली व डायरी प्रणाली नामक 5 प्रणालियों भी प्रचलित हैं, पर कभी कभी कहानी निर्माण प्रयोगों के दर्शन भी होते हैं। साहित्य के अन्य अंग उपांगों की भांति कहानी में भी एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य रहता है। कहानीकार जीवन के जिस लक्ष्य की ओर संकेत करता है या जो दो आदर्श सामने प्रस्तुत करता है उसी को उद्देश्य कहते हैं। प्रत्येक सफल कहानी में जीवन की कोई न कोई मार्मिक अनुभूति भी आवश्यक है, क्योंकि एकमात्र मनोरंजन ही कहानी का उद्देश्य नहीं है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार टॉलस्टॉय ने वह अपनी कृति कला क्या है में कला का मूल्य लक्ष्य सौंदर्य प्रदर्शन या केवल आनंद प्रदान ही नहीं माना, बल्कि वे साहित्य या कला की उत्कृष्टता का मापदंड लोकरंजक व लोक कल्याण को ही मानते हैं। अतएव उद्देश्य कहानी का संबल है और जीवन की अनंत सुख दुखात्मक मर्मस्पर्शी अनुभूतियों का प्रकाशन ही कहानी का लक्ष्य है। हिंदी कहानी का जैसा कि उद्भव और विकास देखा गया कि वास्तविक विकास सन 1900 से प्रारंभ होता है, जिसमें आपने कि वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत में अनेक कथाएं विद्यमान थी। वस्तुतः भारत में सामान्य जन के मध्य ज्ञान का प्रसार करने वाली कहानी की परंपरा जो है प्राचीन काल से चली आ रही है और बौद्ध जातक, पंचतंत्र, हितोपदेश, बैताल, पंचसिक, सूक्त, सप्तशती, 10 कुमार चरित्र आदि संस्कृत ग्रंथों में कहानियों के रोचक उदाहरण देखने को मिलते हैं। हिंदी कहानी के विकास की दृष्टि से गोकुलनाथ रचित 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 251 वैष्णवों की वार्ता, सदा सुखलाल कृत दुख सागर, लल्लू लाल कृत प्रेम सागर सदा तथा सदल मिश्र कृत नासिक के तोपाख्यान महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास सन 1900 से प्रारंभ होता है। किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती, रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय और भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध जो है राजेंद्र वाला, इन्होंने लिखा दुलाई वाली प्रारंभिक कहानियां हैं। लेकिन हिंदी की पहली कहानी के संबंध में, हिंदी की जो पहली कहानी है उसके संबंध में विद्वानों की राय एक जैसी नहीं है। किसी ने किसी को रिशाला खां की रानी केतकी की कहानी को पहली कहानी माना, तो कोई दुलाई वाली, तो कोई 11 वर्ष का समय, और कोई कहते हैं कि इंदुमती हिंदी साहित्य की जो कहानी है, जो सर्वप्रथम कहानी माना गया है।
इसमें इन्होंने कहा कि जो पहली कहानी के विद्वानों ने ईशा हल्ला खां की रचना जो 1778 से 1803 के बीच लिखित उदयभान चरित्र व या रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना गया, लेकिन उसमें मौलिकता और अनेकता का अभाव लक्षित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती को पहली कहानी माना, किंतु अध्येताओं ने उसे शेक्सपियर की टेस्ट से प्रभावित माना। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय सन 1903 को हिंदी का प्रथम कहानी की मान्यता दी गई, किंतु देवी प्रसाद वर्मा ने भी माधव प्रसाद सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी को प्रथम कहानी माना, जो सन 1901 छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। इस पर अधिकांश लोगों की सहमति रही है, क्योंकि इसमें आधुनिक कहानी के बीज मौजूद हैं। आगे चलकर डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी आलोचना स्थापना के साथ सारिका पत्रिका में सन 1976 दिसंबर किशोरी लाल गोस्वामी की एक दूसरी कहानी प्रणयिनी परिणय प्रकाशित कराई, जो सन 1887 में लिखी गई थी, और डॉक्टर सिंह ने इसे हिंदी का प्रथम कहानी सिद्ध किया। अब तक प्राप्त कहानी जो हिंदी की सभी कहानियों में पुरानी और शिल्प व मौलिकता की दृष्टि से हिंदी की आरंभिक स्थिति का परिचय कराने में समर्थ होने के कारण प्रणयिनी परिणय को हिंदी की प्रथम कहानी होने का गौरव दिया जा सकता है। कहानियों के आरंभ विकास की दृष्टि से सरस्वती पत्रिका सन 1900 का संपादन महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद ने इंदु मासिक 1909 पत्रिका के माध्यम से कहानियों के विकास को नया आयाम प्रदान किया, और कहानी का प्रथम उत्थान 1900 से 1910 ईस्वी तक था। 1911 से 1919 ईस्वी को द्वितीय उत्थान का स्वीकार किया जाता है। इस युग के कहानीकारों ने से विशंभर नाथ कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री और ज्वाला दत्त शर्मा के नाम महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि 1913 में कौशिक की चर्चित रचना कहानी रक्षाबंधन जो सरस्वती में प्रकाशित हुई, इसी समय राजा राधिका रमण सिंह की कहानी कानों में कंगना हिंदू में प्रकाशित हुई, और सन 1914 में ज्वाला दत्त शर्मा की विधवा और तस्कर नामक कहानियाँ प्रकाशित हुई। जैसा कि चंद्रधर जो शर्मा गुलेरी ने 3 महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी थी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, बड़ा फेमस थी। उसने कहा था कहानी प्रेम और कर्तव्य की दृष्टि से उसने कहा था हिंदी की सर्वोत्कृष्ट कहानियों में से एक है। इस कहानी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, इनमें पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वप्न झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। इन्हीं दिनों प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से भारत के सामाजिक जीवन को एक नई दिशा प्रदान की, और प्रेमचंद वस्तुतः युग पुरुष थे। उन्होंने कथा साहित्य को मनोवैज्ञानिकता के अंतर्गत दिया। शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, ईदगाह, कफन प्रेमचंद की चर्चित कहानियां हैं, जहां प्रेमचंद प्रगतिशीलता और मानवीय सहानुभूति और यथार्थवाद के द्वारा एक रोचक रचना संसार का सृजन करते हैं। वहीं जयशंकर प्रसाद ने प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व में कर्तव्य के आदर्श को वरीयता दी है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों में दार्शनिकता, काव्यात्मकता, संवेदना विशेष रूप से देखने को मिलती है। जैसे कि आपने देखा कि भी कहानी करते थे, उत्थान 1920 से 1935 तक स्वीकार किया गया, और सुदर्शन, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, शिवपूजन सहाय, राकृष्ण दास, जयनंद कुमार, ये लोग जो इस अवधि के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। इस काल में कहानी समाज के विभिन्न वर्गों एवं उसके अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। प्रेमचंद का दृष्टिकोण, जैसे जो मुंशी प्रेमचंद थे, इसे बहुत फेमस है, मुंशी प्रेमचंद का नाम सुने होंगे। इनकी कहानियाँ भी लगभग अगर हिंदी साहित्य आप पढ़े हैं तो कोई न कोई कहानी जरूर पढ़े होंगे इनकी, प्रेमचंद की। इनको कथा सम्राट कहा गया। इनकी सबसे ज़्यादा कहानी भी हैं कथा सम्राट। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा गया, और सबसे ज़्यादा कहानियाँ भी इन्होंने लिखी। और इनकी कहानी ऐसी नहीं कि किसी सिलेबस से अछूती रही हो। अगर हिंदी साहित्य का
अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसने प्रेमचंद की कोई कहानी न पढ़ी हो तो कोई कहानी नहीं पढ़ी होगी, फिर उसमें कुछ साहित्य में पढ़ाई ही नहीं होगा। जैसा कि इनकी बड़ी रुचिपूर्ण कृषिता, आर्थिकता और ये सामाजिकता को लेकर इनकी कहानी है जो हमारे ज़मीन से जोड़ती है। जैसा कि आपने इनकी कहानी पढ़ेंगे तो जैसे लगेगा कहीं ना कहीं घटित हुई है। ग्रामीण परिवेश को लेकर भी इन्होंने कई कहानियाँ लिखी हैं, जैसे कि पूस की रात। इसमें पूस की रात कहानी अगर आपने पढ़ी होगी, आपके सिलेबस में, सेकेंड ईयर के सिलेबस में है, जिसमें जो किसान रहता है वही क्या करता है, पूस की रात सारा कुछ देखता है, सारे दिन रखवारी उसका करता है, लेकिन उसी दिन पूस की रात ठंड के मारे वो आलसी और कामचोर था और ठंड के मारे निकलता नहीं है, और उसका जो जितना भी मतलब जितनी भी खेती थी वो सारी नष्ट हो जाती है। वही पूस की रात में वर्णन उन्होंने एक ऐसे किसान की किया था जो कैसा था, कामचोर था अपने काम के प्रति और आलसी था। जैसे उन्होंने कई रचनाएं लिखी थी, जैसे कफन पढ़े हैं इनका उपन्यास है कफन प्रेमचंद का, जिसमें उन्होंने ऐसी मर्यादाओं जैसे सामाजिक आर्थिक विषमताओं को लेकर भी उन्होंने कई रचनाएं की हैं। अब इसमें प्रेमचंद प्रगतिशीलता और मानवीय सहानुभूति यथार्थवाद के द्वारा रोचक रचना संजार का सृजन करते हैं, और वहीं जयशंकर प्रसाद ने प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व के कर्तव्य को आदर्श को वरीयता दी है। अब इसमें है कि आगे देखिए, जैनेन्द्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। जैसा कि प्रेमचंद दृष्टिकोण यथार्थवादी था, जबकि प्रसाद ने आदर्श को अपनाया, और जैनेन्द्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक कथाकार थे। उनके अंदर का वास्तविक कहानीकार जो मनोवैज्ञानिक कहानियों में ही दिखाई देता है। सियाराम शरण गुप्त ने इसी समय अपनी कहानियाँ लिखी और उसमें नवीन शिल्प विधान को महत्व दिया। पथ से और काकी मुंशी जी, झूठा सच जैसी कहानियाँ में साधारण ढंग का मनोविश्लेषण देखने को मिलता है। आगे विलक्षण प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे, उन्होंने साहित्य के सभी प्रमुख विधाओं को नया मोड़ दिया। आगे जैसा कि आपने पहले देखा, प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद कैसे यथार्थवादी थे, और जो जयशंकर प्रसाद थे जो आदर्शवादी रचना करते थे। और यहाँ पे हैं कि आगे उन्होंने चरित्रों के अंतर्द्वंद्वों का चित्रण मनोविश्लेषण और चिंतनों के आधार पर पहली बार विश्वसनीय रूप में आगे की कहानियों में देखने को मिला। भारतीय नारी के प्रताड़ित जीवन का बड़ा ही सजीव चित्रण आगे की कहानियों में देखने को मिलता है। और आगे ने इन्होंने कहा कि मध्यवर्गीय हास्योन्मुख इलाचंद जोशी का भी नाम सुने होंगे, प्रतिनिधि मनोवैज्ञानिक कहानीकार के रूप में स्वीकार किया जाता है। मध्यवर्गीय हास्योन्मुखी जीवन को चित्रित करने वाली जोशी की कहानियों में चरणों की दासी, होली, अनाश्रित, रक्षित धन का अभिशाप, इसमें त्रिवृत्तात्मक शैली अपनाई गई है तथा आरंभ, मध्य और अंतपूर्ण सुनिश्चित एवं व्यवस्थित है। भगवती चरण वर्मा की कहानियों का ढांचा प्रेमचंद मंडल की कहानियों के अत्यधिक निकट दिखाई पड़ता है। चरित्र चित्रण की प्रति उनका आकर्षण, मानव मन की लाचारी, उसकी कमजोरी और व्यवस्था को पहचानने की मनोवैज्ञानिक पैठ के प्रति उनकी आसक्ति, जीवन की कुरूपताओं और उसके बाद वह जगत के उत्कृष्ट संघर्षों की यथार्थ झांकी प्रस्तुत करने का आग्रह तथा दुखी मानवता के प्रति कट्टर सहानुभूति का आग्रह उन्हें क्रमशः प्रेमचंद्र आगे उग्र और प्रगतिवादी विचारधारा के निकट ले जाता है। जैसे कि हिंदी कहानी का चतुर्थ उत्थान 1936 से 1950 ईस्वी तक है, और जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी एवं आगे ने मनोविश्लेषणात्मक कहानी लिखी, जबकि उपेन्द्रनाथ धनवीर भारती, श्री राम शर्मा, प्रभाकर माचवे आदि कहानीकारों ने रोमानी कहानियों की रचना की। आदर्शों से मोहभंग, जीवन मूल्यों की त्रासदी, बिगड़ते बनते संबंध, दिशाहीन समाधान इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। यही समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का है। जीवन के बिखरे हुए अनुभवों को संयोजित करने में कहानीकारों ने सफलता पाई है। इस रूप में उन्होंने कथ्य और शिल्प के मिथक को भी तोड़ा है। सन 50 के बाद कहानी का रूप पूरी तरह बदल गया। इस अवधि में कहानियों को नई कहानी कहा गया। नई कहानी या समकालीन कहानी, जैसा कि आपने कहानी की भी शुरुआत भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। कहानी जो है, आपने देखा कि जितनी भी गद्य विधाएं हैं, गद्य विधाओं का विकास हमने बताया कि इंग्लिश साहित्य में जो गद्य विधाएं हैं, इनका विकास जो आधुनिक काल से ही माना जाता है। आधुनिक काल के कुछ विधाएं हैं जो भारतेंदु युग से ही स्टार्ट हो गई थी। जैसा कि आपने निबंध पढ़ा, वो भारतेंदु युग से है। कहानी, आत्मकथा, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, ये सब भी क्या है, भारतेंदु युग से ही शुरुआत हो जाती है। और चलती कब तक है? अभी
लास्ट चलती है नई कविता, समकालीन कविता, आगे तक मतलब इस कहानी का सिलसिला चलता ही रहा है, अभी तक चल ही रहा है। और उसी का वर्णन इसमें कहा गया है कि सन 50 के बाद भी कहानी का रूप पूरी तरह बदल गया। इस अवधि की कहानियों को नई कहानी कहा गया। नई कहानी समकालीन जीवानुभवों को जटिल, रोचक और प्रमाणिक दस्तावेज है। निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञानरंजन, मार्कंडेय, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, जैसे कि इन लोग का नाम आपने सुना होगा कि ये लोग किस में आएंगे, नई कहानी में आते हैं। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी कहानीकार, उपन्यासकार भी हैं। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी पति पत्नी हैं। जैसे इन्होंने एक रचना लिखी है, एक इंच मुस्कान, जिस पर इनको पुरस्कार मिला 2013 में, और इन्होंने भी कहानी, ये नई कहानी के समर्थक रहे हैं। और ये नई कहानी में निर्मल वर्मा भी हैं और अरविंद कालिया, ममता कालिया, रामदरस मिश्र, नवनीत मिश्र प्रमुख नए कहानीकार हैं। काल के प्रवाह में सामाजिकता का बोध एवं स्थिति की नई कहानी का प्रतिपाद्य है। इसमें क्लाइमेक्स का आग्रह नहीं है, क्योंकि इसमें विशेष मन स्थिति का निरूपण है। नई कहानियों में सांकेतिकता एवं प्रकृति विधान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर रामदरस मिश्र ने नई कहानी के संबंध में अपनी मान्यता इस शब्दों में प्रकट की है। नई कहानी की ने नई कविता की तरह स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात के मानवीय यथार्थ को अनुभव स्तर पर अव्यक्त किया। इस यथार्थ के अनुभव में निरंतर टूटते हुए संबंधों, मूल्यों, मान्यताओं की उपस्थिति तो है ही, एक बनने वाले मूल्य का हल्का हल्का आभास भी है। इसलिए नई कहानी में यथार्थ की क्रूरता के निरंतर बढ़ते हुए दबाव के साथ साथ एक स्वप्न भी है जो निरंतर हल्का और धुंधला होता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब स्वप्न एकदम टूट जाता है, मोहभंग हो जाता है और नई कहानी के सांकेतिकता, विधान और प्रतीक योजना, जैसे आपने चला कि यहाँ से चलता गया आधुनिक काल से भारतेंद्र युग, इसमें भी भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर युग और प्रयोगवाद, ऐसा चलता ही गया। इसमें कहानियाँ लिखती गई, यहाँ तक कि नई कविता जब नई कहानी, नई समकालीन कहानी, यहाँ तक भी इसका समय चलता गया। और कवियों ने जो है रचना करते गए, हर काल के कवि अपनी अपनी कहानी लिखते गए थे। अब इसमें देखिए उन्होंने कहा कि एक इस यथार्थ के अनुभव में निरंतर टूटते हुए संबंध हो, जो नई कविता नई कहानी जो थी, इसमें मानवीय यथार्थ को अनुभव के स्तर पर व्यक्त किया। ऐसा यथार्थ के अनुभव में निरंतर टूटते हुए संबंध हो, मूल्यों, मान्यताओं की उपस्थिति तो है ही, एक बनने वाले मूल्य का हल्का हल्का आभास भी है। इसलिए नई कहानी में यथार्थ की क्रूरता के निरंतर बढ़ते हुए दबाव के साथ साथ एक स्वप्न भी है जो निरंतर हल्का और धुंधला होता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जो स्वप्न एकदम टूट जाता है, मोहभंग हो जाता है और नई कहानी में सांकेतिकता, बिंब, विधान और प्रतीक योजना मिलती है। सांकेतिकता का प्रयोग केवल अंत में या किसी विशेष स्थल पर नहीं होता, कहानी के पूरे ढांचे में इधर उधर बिखरा मिलता है। इससे कहानी लेखक को प्रभाव उत्पादक के विशेष सहायता मिलती है। निर्मल वर्मा की परिंदे और कमलेश्वर की पत्नी की तस्वीर कहानी में सांकेतिकता देखी जा सकती है। शैली, शिल्प दृष्टि से नई कहानी के साथ रूप मिलते हैं। लोक कथा शैली, आंतरिक शैली, लघु कथा शैली, प्रतीक शैली, नायकहीन शैली और चित्रात्मक शैली और अनुभूतिपूर्ण शैली। नई कहानी आगे चलकर अकहानी, सचेतन कहानी जैसे आंदोलनों का रूप धारण कर सकती है। विषय वस्तु का विकास निश्चित रूप से समकालीन कहानी की उपलब्धि है, लेकिन सकारात्मक जीवन मूल्यों से दूर हटना, इसकी विफलता भी स्वीकार की जाएगी। वस्तु स्थिति के प्रति कथाकार जागरूक हो रहे हैं, लेकिन विखंडित दृष्टि जीवन में स्पंदन नहीं ला सकती। कहानी के विषय में जनवादी कहानीकारों जैसे भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडेय, शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह, असगर वजाहत, नमिता सिंह, माहेश्वर, हिंदी देखिए संजय उषा श्रीवास्तव, सुरभि पांडे, अलका सरावगी आदि का योगदान उल्लेखनीय है। हिंदी कहानी के विकास में अनेक आयाम ग्रहण किए हैं। विशेष रूप से अनुभव की प्रामाणिकता की दृष्टि से कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं और समकालीन कहानी समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत संदर्भों की गहरी व्यंजनाओं के साथ रेखांकित करती है। ऐसा कहानी समकालीन कहानी था। देखिए इसमें कहानी जो है, आप फेमस कहानी होगी, आप पढ़े होंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुखमय जीवन बुद्धू का काटा, और उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कही गई है। और इसको मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि ये जो कहानियाँ थी
हिंदी की सर्वोत्कृष्ट कहानियाँ है। इस कहानी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इसमें पक्के यथार्थ के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से जो प्रेम का घर, जो स्वर्गीय स्वप्न झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं है। इन्हीं दिनों प्रेमचंद ने अपनी कहानी के माध्यम से समाज के यथार्थ का वर्णन किया है। जैसा कि ये जो समाज में हो रहा है, कुछ तो कहानियाँ काल्पनिकता होती हैं, कुछ यथार्थ को प्रस्तुत करती हैं। प्रेमचंद क्या है, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, पूस की रात और ईदगाह और कफन। कफन बड़ी फेमस कहानी है, आप इसको पढ़े होंगे। इसमें भी एक कफन के माध्यम से वो ऐसे प्राणी के बारे में, जैसा कि आपने समाज में देखा है कि बहुत ही कामचोर और आलसी टाइप के होते हैं, निकम्मे टाइप के लोग होते हैं, उन पर एकदम कटाक्ष कहा किया है कफन के द्वारा, जिसमें इन्होंने अब कहा, थोड़ा सा सिलेबस में भी है, इसको बता भी देते हैं। कफन कहानी में जो होता है, ये धुआ और माधव दो पात्र हैं, पिता और पुत्र, जिसमें उसकी पत्नी होती है और वो प्रसव पीड़ा से करा रही है। शुरू से तो ये लोग इतने कामचोर और अयासी थे कि वो दूसरों की पैसों से या इधर से मांग कर या किसी बहाने से पैसे कमाकर ऐसो आराम से जीते थे और इन्होंने नशा और शराब का सेवन किया था। इसमें इन्होंने देखा कि बुधिया प्रसव पीड़ा से करा रही है, फिर भी इन दोनों बाप और बेटे को कुछ भी असर नहीं, घीसू और माधव जो पिता और पुत्र थे, उनको कुछ भी असर नहीं होता है। और वो उसको भी एक कमाने का माध्यम, जो बुधिया थी, विवाह करके इनके घर आई, तब से अपने मेहनत मजदूरी कर इनके घर का खर्च चलाती थी। और ये सब ऐसे ही कामचोर निकम्मे की तरह रहते थे। और इसके बाद जो बुधिया है, प्रसव पीड़ा से करा रही है, फिर भी ये दोनों लोग उठे नहीं वहाँ से, और कराते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु, ये कफन नाम उसी के मृत्यु पे रही है। और वो जब सुबह उसका देहांत हो जाता है तो ये गांव में कफन के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। घीसू और माधव पिता और पुत्र थे, और ये पैसे इकट्ठे करते हैं कफन के लिए, अपनी पत्नी की कफन के लिए और वो बहू के लिए, कि मेरी पत्नी मर गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, कफन कैसे आएगा। अब पूरे गांव में जो पैसा इकट्ठे करते हैं, इतने सारे पैसे मिल जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि उसकी जो लाश होती है उसको प्रवाह करके, उसका काम सब खत्म करके, वो उस पैसों से होटल में जाके खाते हैं, मतलब खूब ऐशो आराम से खाते पीते हैं, और कहते हैं कि ये जब तक तो थी तब तक तो हमको बहुत अच्छा खाना पीना दी ही, जिलाई ही, लेकिन ये मरने के बाद भी बहुत अच्छा हमको की। यही कहानी का मुख्य उद्देश्य था कफन कहानी का, कि कफन के बहाने भी ये लोग अपने ऐशो आराम में, मौज मस्ती में थे, और एक निकम्मे टाइप के व्यक्तियों पर इन्होंने व्यंग किया, कहानी लिखी थी। ऐसा अपने कई समाज में, कई घरों में भी ऐसा देखा गया है। इन्होंने बिल्कुल यथार्थ को भी प्रस्तुत किया है अपने कहानी के माध्यम से। पूस की रात में भी ऐसा ही है कि पूस की रात में जब उसकी सारे जो जितने भी किसान की पूरी खेती थी वो चढ़ जाते हैं और वो ठंड के मारे वहाँ से नहीं उठता है, इसमें भी आलसी कामचोर का भी दिखाया है। जयशंकर प्रसाद की है प्रतिध्वनि कहानी आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, और हिंदी कहानी का तृतीय उत्थान 1920 से 1935 तक से शुरू होता है। अब यहाँ से जो 1935 से शुरू होता है, और यहाँ से सुदर्शन और पंदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, शिव पूजन सहाय, राय कृष्णदास, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा इस अवधि के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। इसमें जो है राधा कृष्णदास और जैनेन्द्र कुमार, राधा कृष्ण दास, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण ये कवि आते हैं आपके तिथि 1920-35 में राधा कृष्ण दास, जैनेन्द्र कुमार और भगवती चरण वर्मा पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी
वक्षी। ये थे तृतीय कहानी के तृतीय उत्थान में ये कवि आते हैं राधा कृष्ण दास, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, पदुमलाल, पुन्नालाल, बख्शी, श्री पूजन साहब। अब देखिए सुदर्शन भी है इसमें। इस काल में कहानी समाज के विभिन्न वर्गों एवं उनके अव्यक्त का माध्यम बनी। प्रेमचंद का दृष्टिकोण यथार्थवादी, जबकि प्रशांत ने आदर्शवादी। इनका जो था यथार्थवादी था, इनका जो दृष्टिकोण था यथार्थवादी था, यथार्थवादी दृष्टिकोण था। और जयशंकर प्रसाद का दृष्टिकोण आदर्शवादी था, आदर्श। जैसे इन्होंने जो कहानियाँ लिखी थी उसमें आदर्श का परिचय ज़्यादा दिया और इनका जो यथार्थ सत्यता पर आधारित था, जैसा कि एक कहानी आपने देखा। और इन्होंने देखिए जयशंकर प्रसाद का आदर्शवादी था और जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक कथाकार थे। जो जैनेन्द्र कुमार हैं वो मनोवैज्ञानिक कथाकार। जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक कथाकार थे। मनोवैज्ञानिक कथाकार। जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक कथाकार थे। और इसके बाद हैं उनके अंदर का वास्तविक कहानीकार मनोवैज्ञानिक कहानियों में दिखाई देता है। सियाराम शरण गुप्त ने इसी समय अपनी कहानियाँ लिखी और उसमें नवीन शिल्प विधान को महत्व दिया। पथ में काकी, मुंशी जी, झूठा सच जैसी कहानियों में साधारण ढंग का मनोविश्लेषण देखने को मिलता है। अज्ञेय विलक्षण प्रतिभा के घनी साहित्यकार रहे हैं। आपने अज्ञेय की कहानियाँ भी पढ़ी होंगी, जिसमें इन्होंने इनकी कथात्मक, आत्मकथात्मक, नाटकीय, पत्रात्मक, प्रतीकात्मक तथा मिश्रित आदि। अज्ञेय का आपने तारसप्तक पढ़ा होगा, तारसप्तक पढ़ा है और प्रयोगवादी कवि अज्ञेय को कहा गया है। इन्होंने अज्ञेय की जो कविताएं भी आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने इनकी जो कहानी या कविता है, इनके कहानी कविता में बिंब विधान और प्रतीक योजना का सबसे ज़्यादा निर्माण होता है। इन्होंने कहानी में प्रतीक का निर्माण सबसे ज़्यादा किया है। प्रतीकों के माध्यम से अपना कहानी मतलब प्रस्तुत किया है। और कविता भी आपने इनकी देखी होगी, नदी के दीप, कलगी बाजरे की। और कविताएं जो हैं इसमें इन्होंने एक बिंब दिया है, एक बिंब और प्रतीक। प्रयोगवादी कवि जितने भी हैं उन्होंने बिंब और प्रतीक का प्रयोग करके अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है। ऐसा ही अज्ञेय की कविताओं में भी दिखता है। जैसा कि इनकी है कविताएं की एक कहानी है कि चरणों की दासी, और इलाचंद जोशी का है रक्षित धन का अभिशाप, रागी, परित्यक्ता, जारज, एकांगी और पतिव्रता का प्रशाची प्रमुख है। इनमें त्रिवृत्तात्मक शैली अपनाई गई तथा आरंभ, मध्य और अंत पूर्ण सुनिश्चित एवं व्यवस्थित है। भगवती चरण वर्मा की कहानियों का ढांचा प्रेमचंद महामंडल की कहानियों के अत्यधिक निकट दिखाई पड़ता है। चरित्र चित्रण के प्रति उनका आकर्षण मानव मन की लाचारी, उसकी कमजोरी और व्यवस्था को पहचानने की मनोवैज्ञानिक पैठ के प्रति उनकी आसक्ति, जीवन की कुरूपता, उसके बाद वह जगत संघर्षों की यथार्थ झांकी प्रस्तुत करने का आग्रह है। और क्रमशः प्रेमचंद अज्ञेय, उग्र और भगवती प्रगतिवादी धारा के निकट ले जाता है। हिंदी कहानी का चतुर्थ उत्थान 1936 से 1950। ये चतुर्थ उत्थान था 1936 से 1950। हिंदी कहानी का चतुर्थ उत्थान, हिंदी चतुर्थ उत्थान काल, चतुर्थ उत्थान काल 1936 से 1950 काल 1950 माना है। हिंदी कहानी का चतुर्थ उत्थान काल जो है 1936 से 1950 माना गया, जिसमें जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी इसी में आते हैं। मनोवैज्ञानिक जो कथाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, ये चतुर्थ
उत्थान में ही आते हैं जैनेन्द्र कुमार। और इलाचंद्र जोशी भी हैं इसमें। हाँ, इलाचंद्र जोशी और धनवीर भारती, श्री राम शर्मा, प्रभाकर माचवे आदि कहानीकारों ने रोमानी कहानियों की रचना की। आदर्शों से मोहभंग, जीवन मूल्यों की त्रासदी, बिगड़ते बनते संबंध, दिशाहीन समाधान इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। यही समय इन्होंने रोमानी कहानियों की रचना की। इन्होंने जो चतुर्थ काल था, इन्होंने रोमानी कहानियों की रचना की। इन्होंने रोमानी कहानियों की रचना की इन्होंने रोमानी कहानियों की रचना की और कहा कि जीवन के बिखरे अनुभवों के संयोजित करने में कहानीकारों ने सफलता पाई। इस रूप में उन्होंने कथ्य और शिल्प के मिथक को भी तोड़ा है। ये जो रूप था इनका, इन्होंने कहा कि इसमें भगवती चरण वर्मा की कहानियों का ढांचा बिल्कुल कैसा था, प्रेमचंद की जैसा था। और इधर आता है आपका कि निर्मल वर्मा की परिंदे और कमलेश्वर की पत्नी की तस्वीर कहानी में सांकेतिकता देखी जा सकती है। ये लोग नई कहानी में आते हैं। नई कहानी मतलब 50 के बाद। अब ये जो 50 के बाद जो कहानियाँ आती हैं, इसके जो 50 के बाद हैं वो नई कहानी और समकालीन कहानी, नई कहानी व फिर समकालीन कहानी, समकालीन कहानी, नई कहानी और समकालीन कहानी। अब इसके बाद क्या आती है? 50 के बाद जो है नई कहानी शुरुआत होती है यहीं से। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा, पूरी तरह से कहानी का रूप ही बदल गया 50 के बाद। और इस अवधि की कहानियों को नई कहानी कहा गया। नई कहानी समकालीन जीवानुभवों का जटिल, रोचक एवं प्रमाणिक दस्तावेज है, जिसमें आपके आ गए कमलेश्वर, निर्मल वर्मा और ज्ञानरंजन, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी। इसमें निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, इधर आता है निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, मोहन राकेश, फिर हैं राजेंद्र प्रसाद व मन्नू भंडारी। ये दोनों पति पत्नी हैं। मन्नू भंडारी ये लोग नई कहानी, समकालीन कहानी में आते हैं। कमलेश्वर भी हैं इसी में। और देखिए इसके बाद जो है इनकी जो रचना है कमलेश्वर की, रमेश उपाध्याय, अरविंद कालिया, इनमें क्लाइमेक्स का आग्रह नहीं है। काल के प्रभाव में सामाजिकता का बोध एवं स्थिति नई कहानी का प्रतिपाद्य है। इसमें क्लाइमेक्स का आग्रह नहीं है क्योंकि इसमें विशेष मनोस्थिति का निरूपण है। नई कहानियों में सांकेतिकता एवं प्रकृति विधान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामदरस मिश्र ने नई कहानी के संबंध में अपनी मान्यता इन शब्दों में प्रकट की है कि नई कहानी ने नई कविता की तरह स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात मानवीय यथार्थ को अनुभव स्तर पर व्यक्त किया है। यह इस यथार्थ के अनुभव में निरंतर टूटते हुए संबंधों, मूल्यों, मान्यताओं की उपस्थिति तो है ही, एक बनने वाले मूल्य का हल्का हल्का आभास भी है। आप देखते हैं कि निर्मल वर्मा की परिंदे और कमलेश्वर की पत्नी की तस्वीर कहानी में सांकेतिकता देखी जा सकती है। सांकेतिकता का प्रयोग केवल अंत में या किसी विशेष स्थल पर नहीं होता, कहानी के पूरे ढांचे में इधर उधर बिखरा मिलता है। इससे कहानी लेखक को प्रभाव उत्पादन में विशेष सहायता मिलती है। जैसा कि देखा है, विषय नई कहानी आगे चलकर कहानी सचेतन कहानी जैसे आंदोलनों का रूप धारण कर देती है और विषय वस्तु का विकास निश्चित रूप से समकालीन कहानी की उपलब्धि है। लेकिन सकारात्मक जीवन मूल्यों से दूर हटना इसकी विफलता भी स्वीकार की जाएगी। कहानी के विषय में जन्मवादी कहानीकारों में भैरव प्रसाद, मार्कंडेय, शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह, असगर वजाहत और महेश कटारे, विजयकांत, अलका सरावगी योगदान उल्लेखनीय है। और हिंदी कहानी ने विकास के अनेक आयाम ग्रहण किए हैं। विशेष रूप से अनुभव की
प्रामाणिकता की दृष्टि से कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं और समकालीन कहानी समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत संदर्भों की गहरी व्यंजनाओं के साथ रेखांकित करती है। जैसा कि आपने देखा कि पहले कहानी का स्टार्ट आधुनिक काल से ही होता है। आधुनिक काल के भारतेंदु युग में कहानी शुरू हो जाती है और इसका समय कहानी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग में, फिर छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, प्रगति प्रयोगवाद के बाद ये आगे चला आता है आपका नई कविता में। जब नई कविता नई कहानी के नाम से, फिर समकालीन कहानी, फिर यहाँ से ये 1950 के बाद भी चलती है। जो 1950 के बाद की कहानी होती है वो नई कहानी और समकालीन कहानी के नाम से आते हैं। जैसा कि कहानी की आप परिभाषा शुरू में पढ़े थे कि कहानी किसे कहते हैं। अब ये कहानी, अब अगला वीडियो हमारा होगा दूसरी कोई गद्य विधा पर। आज कहानी और निबंध 2 गद्य विधा कंप्लीट हो गई। ठीक है, धन्यवाद।